हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निखिल कुमार और आप देख रहे हैं निखिल एजुकेशंस। और आज हम बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 के चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 देखने वाले हैं। और बढ़ते हैं आगे की ओर। ये चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, कंसेप्ट एज पर लेटेस्ट CBSE सिलेबस। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो CBSE के अनुसार जो लेटेस्ट सिलेबस है उसका जो कंसेप्ट है वह क्या है। फर्स्ट थिंग हम इसमें जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कंसेप्ट्स को जानेंगे एंड सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस को भी जानेंगे। सेकंड होगा हमारे पास टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उनके प्रिंसिपल्स और उनकी तकनीकें, टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एंड थर्ड होगा हमारे पास फेयोल्स प्रिंसिपल, यानी फेयोल के प्रिंसिपल्स होंगे जो कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। तो हमारे पास 3 होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड देन फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग हम पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो विशाल और सामान्य गाइडलाइंस होती हैं डिसीजन बनाने के लिए। इट इज़ यूजफुल टू नो दैट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हमारे लिए जानना बेहतर होगा कि ये डिफरेंट होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। वैल्यूज़ एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, और उनके वैल्यूज़ और टेक्निक्स के अलग होते हैं। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट थिंग कि ये वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं और जो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं ये रिजिड होते हैं। सेकंड होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होते हैं। और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। उनका मतलब है ये स्टैटिक मैनर में एब्सोल्यूट अप्लाई होते हैं। इसमें थर्ड होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पीस विद चेंज इन एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के अनुसार ये शांति बनाए रखते हैं, उनको चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट डू नॉट चेंज विद टाइम, और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं ये टाइम के अनुसार चेंज नहीं होते। तो बढ़ते गए आगे की ओर। सेकेंड होगा हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और डिफरेंट बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। फर्स्ट है इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस होते हैं एक्शन लेने के लिए। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड, ये मैनेजमेंट टेक्निक्स एक सहायक होते हैं। आर प्रोड्यूसर्स विच इन्वॉल्व सीरीज टू स्टेप बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश गोल। सेकेंड होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर वेरी लेस फ्लेक्सिबल, यानी ये रिजिड होते हैं। थर्ड होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू, यानी डिफरेंट बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये तीनों ही स्थिति में सेम रहने वाले हैं। ये हो गए और जो पीछे थे और ये हो गए, ये सभी सेम रहने वाले हैं। और जो वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ आर जनरल रूल्स ऑफ बिहेवियर। देन सेकंड, वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर एज बिहेवियर ऑफ पीपल हैव टू फुलफिल सोशल एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड सोसाइटी। तो हमने इसमें 3 को देखा, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल, देन मैनेजमेंट टेक्निक्स वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, देन वैल्यूज़ वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। 2.2 हमारे पास जो चैप्टर का सेकंड पॉइंट है वह है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन, परवेसिव, यानी ये परवेसिव है, ये हर जगह होना इसका आम बात है। यानी जो मैनेजमेंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये नेचर में यूनिवर्सल होता है, यानी हर जगह पाया जाता है। दैट मीन्स
दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई किए जा सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, उनके साइज और नेचर के अनुसार और उनके बिना भी। सेकेंड होता है जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू टेक एक्शन। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक्शन लेने के लिए गाइडलाइंस के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड होता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, और इसका मतलब है ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर डीप एंड थ्रो रिसर्च वर्क। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल हैं वे बहुत ही गहराई और रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट आर वेरी फ्लेक्सिबल। इसका जो फिफ्थ है मैनली बिहेवियरल, इसमें क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। These principles insist of improving relationship between supervisor and subordinate and all members of organization। इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल ये रिलेशनशिप बनाने में, यानी रिलेशनशिप को बढ़ाने में सहायता करता है, किन के बीच में, सुपरवाइज़र, सबऑर्डिनेट और सभी मैनेजर, यानी सभी मेंबर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के, सभी के बीच में ये रिलेशनशिप बनाने का कार्य करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्टिव इफेक्ट्स। दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन। इसका मतलब है ये, हाँ, ये बताता है कि ये रिलेशनशिप तैयार करता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। 7 होता है इसका कंटिंजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद द चेंज इन सिचुएशन। इसका मतलब है सिचुएशन चेंज होने के तुरंत बाद मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो स्वतः ही चेंज हो जाते हैं। तो हमने इसके 7 फीचर्स को देखा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फ्लेक्सिबल, मैनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप एंड देन कंटिंजेंट। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारे पास थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है। फर्स्ट है इसमें प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देन सेकंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अधिक से अधिक प्रयोग, साइंटिफिक डिसीजंस और साइंटिफिक डिसीजंस, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। आगे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 यानी सेकंड चैप्टर का हमारे पास 5 पॉइंट है, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम इसमें क्या है, पहली पार्ट में फ्यूल्स के प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, देन सेकंड पार्ट में हम देखेंगे टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्यूल, सॉरी यहाँ एल लगाना मिस्टेक रह गया। Henry Fayol (1841 to 1925) was French mining engineer and management theorist who is considered one of the founder of modern management theory। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 को हुआ एवं इनकी जो मृत्यु है 1925 को हुई, और ये फ्रेंच के रहने वाले थे। ये फ्रेंच के माइनिंग इंजीनियर थे एंड सबसे बड़े थ्योरिस्ट थे मैनेजमेंट के, जो कि who is considered one of the founder of modern concept theory, जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का सबसे पहले ये लाइव। फ्योल आल्सो नॉन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट, जो फ्योल हैं वो मैनेजमेंट के पिता भी जाने जाते हैं। ही डेवलप्ड एज कॉम्प्रेहेंसिव थ्योरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ये इन्होंने जनरल मैनेजमेंट के तुलनात्मक थ्योरी को डेवलप किया, particularly focus on organizational administration which is called Fayalism। और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया जो कि कहलाते हैं फ्योलिज्म कहलाते हैं। दैन सेकंड इज मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल, यानी फ्योल का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है क्या रहा, आइडेंटिफाई द 5 फंक्शंस। इन्होंने 5 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन्होंने इन 5 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया एंड फॉर्मुलेटिंग 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और 14 प्रिंसिपल को और फॉर्मुलेट किया और फॉर्मेशन किया।
तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल। इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वह है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी वर्क का कार्य का बंटवारा। स्पेशलाइजिंग टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है जो कार्य को है वह वर्कर्स के बीच में बांट देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उन पर जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी के अनुसार बांट देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनके बीच में उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इम्प्रूव होगी और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी। दैन सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है जितना अधिकार उतना जिम्मेदारी। मैनेजर्स नीड द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजर को क्या है, अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर देने के लिए। देन एंड एम्प्लॉयज़ नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन 3। और एक्शन 3 के अनुसार उन्हें ज़रूरत होती है अकाउंटेबल होने के लिए। दैन 3 इज़ डिसिप्लिन। इसमें लिखा है अडहेरेंस टू रूल एंड रेगुलेशंस इज सर्कुलर क्रूशियल फॉर अ स्मूथ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। का मतलब है डिसिप्लिन जो है वह स्मूथ रनिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़रूरी होता है। दैन फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड, यानी ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स। हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर्स मिलना चाहिए फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइज़र, केवल एक सुपरवाइज़र से, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है, ताकि वो अपने आप को कन्फ्यूजन में ना डाल पाए और काम वो जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। देन फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फोकस्ड ऑन द सेम गोल एंड ऑब्जेक्टिव विद वन क्लियर प्लान। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में यानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत से लोग कार्य करते हैं जिनकी सोच भी अलग अलग होती है। तो इसके लिए कहा गया है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी जितने भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं उनका एक फोकस होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, विद वन क्लियर प्लान, एक ही प्लान के अनुसार। और उनको सभी जितनी भी एक्टिविटी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही हैं उनका एक ही प्लान रहना चाहिए। Then 6 is subordinate of individual interest to general interest। इसका मतलब है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी एम्प्लॉय को अपने खुद के इंटरेस्ट को साइड में रखकर जनरल इंटरेस्ट की ओर ध्यान देना चाहिए, यानी जनरल इंटरेस्ट के लिए करना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अपना इंटरेस्ट, अपनी जो रुचि है वो साइड में रखकर ऑर्गेनाइजेशन की रुचि की तरफ कार्य करना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसको फेयर सैलरी मिल पाएगी। देन सेवन्थ इज रेम्यूनरेशन, यानी वेजेस एंड सैलरी। फेयर कंपेंसेशन फॉर एम्प्लॉयज इन इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेशन द जॉब सेटिस्फैक्शन। रेम्यूनरेशन क्या होता है, सैलरी यानी फेयर सैलरी प्रदान करना, एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी एंड वेजेस प्रदान करना ताकि वो सेटिस्फाई हो सकें और अच्छे से कार्य कर सकें और वो मोटिवेट हो सकें। दैन 8 इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड कंसंट्रेटेड एट द टॉप वर्ड्स डेलीगेटेड टू लोअर लेवल्स। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं उनका जो हेड, यानी उनका जो फॉर्मुलेशन करने का कार्य है वह केवल एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए, यानी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। देन 9th इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का क्या मतलब है, अ क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब एक चैन होती है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा गुजरना होता है, कमांड को गुजरना होता है। देन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट, एंश्योरिंग क्लियर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कार्य हैं वो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। यदि कोई कार्य लोअर मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना है तो वह सबसे पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, देन आफ्टर मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। 10th इज ऑर्डर, मेंटेनिंग अ नेट एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कप्लेस
both physically and in terms to task and resources is beneficial for efficiency. Equity. Treating employees fair and consistently regardless of their position and status or is essential for morale and productivity. 12 is stability of tenure. Reducing employees turnover by providing stable employment and career development opportunity can improve productivity and reduce training cost. Then 13 is initiative. Encouraging employees to take initiative and contribute new ideas can boost morale and innovation. इसका मतलब क्या होता है हमें एम्प्लॉयज़ को एक मोटिवेट करने के लिए नहीं सॉरी एम्प्लॉयज़ को हमें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें बुलाना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए ताकि वो भी अपने न्यू आइडिया जो उनके अंदर के जो आइडिया हैं वो उन्हें बूस्ट कर सकें, यानी आगे की ओर बढ़ा सकें और इनोवेशन नए नए आइडिया ला सकें. फोर्थ इज एस्पिरेट द कॉप्स. प्रोमोटिंग अ सेंस टू टीम वर्क एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. तो हमने फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स को जाना. फर्स्ट होता है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of direction, subordination to individual interest to general interest, remuneration, centralization, then is scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative as per the corps. इसको हम चार्ट की सहायता से देख सकते हैं. हेनरी फ्योल्स 14th प्रिंसिपल. फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा, देन आफ्टर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डिसिप्लिन, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to general interest, remuneration of person, the degree of centralization, scalar chain, order, equity, then stability of tenure, personals, initiative, then as per the corps.